हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया नीति में, दिस इज योर संजय कुलदीप। तो हमने क्या कि सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखा है। और सेल बायोलॉजी में क्या है कि अभी तक के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए, जिसमें पहले लेक्चर में तो आपको क्या बताया गया था कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया गया था कि हमको किस सीक्वेंस में कौन सा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने दूसरा लेक्चर देखा था उसमें क्या कि हिस्ट्री ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का इतिहास देखा था कि कैसे कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिका की डिस्कवरी में अपना रोल प्ले किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी हमारी उसमें 10 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, जिनमें से 2 साइंटिस्ट के नाम तो इस टीम में आगे, एक तो कौन थे, रॉबर्ट हुक, और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, एंटनी वॉन लीeuwenhoek। देखो मैं आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा याद करवा देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्यूरेकस सुबेर नाम का प्लांट था, जिसका दूसरा नाम स्पेनिश ओक भी है, तो उसकी छाल ली थी और उसका जो एक टिश्यू होता है कॉर्क नाम का, उसकी उस टिश्यू में डेड सेल को देखा जो कि उसकी मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आई थी, जिनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था, सेलुले, और वही आगे चल करके उसका नाम क्या पड़ा, सेल। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि पिछले लेक्चर में एक आपको बात बताना भूल गया था कि जो रॉबर्ट हुक ने अपना जो एक काम किया था उस काम को अपनी एक किताब में प्रदर्शित किया था, जिस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो आप जिस पिछले वाले लेक्चर में या फिर जहाँ पर आपने जो नोट्स लिखे वहाँ पर ऐड कर लेना कि रॉबर्ट हुक की जो बुक थी उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो उसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट थे, एंटनी वॉन लीeuwenhoek। तो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था, जो जिंदा सेल है, लिविंग सेल है, उसकी डिस्कवरी का श्रेय किनको जाएगा, एंटनी वॉन लीeuwenhoek को। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो तो क्या थी, डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में देखा क्या था, सेल वॉल को देखा था। तो सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट हुक को जा सकता है, लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट हुक को नहीं जाएगा, वो जाएगा एंटनी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी क्या है, जो सेल थ्योरी है उसको बताने में मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है 2 साइंटिस्ट का। पहले साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन जिन्होंने अपना ये काम है, ये क्या था 1838 में। और दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोडोर स्वान, और इन्होंने अपने काम में जो क्या था 1839 में। तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये देखो चौथे नंबर के 2 तो पहले पढ़ लिए और 2 साइंटिस्ट अब आगे, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो जो मैथियस स्लाइडेन है वो क्या थे, जर्मनी के बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, जर्मनी के थे और बोटनिस्ट थे। ठीक है, और जो थियोडोर स्वान है ये ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के। ये ब्रिटिश के क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब ये बोटनिस्ट है तो स्टडी किन पर करेंगे, प्लांट्स पर ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पादपों पर अध्ययन किया। ठीक है, तो पादपों पर अध्ययन करके इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो सभी पादप है उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और वो कोशिका क्या करती है, मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। ये इनका स्टेटमेंट था कि जो विभिन्न जो पादप है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और वो जो सेल है वो मिलकर के क्या करती है, टिश्यू या ऊतकों का निर्माण करती है। देखो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि पादपों में पादप विभिन्न प्रकार की
कोशिकाओं से तथा उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। देखो पादप जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से तथा उसके उत्पाद, देखो सेल का उत्पाद क्या हो सकता है, सेल के उत्पाद का मतलब है यहाँ पर टिश्यू, ऊतक, तो ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट था कि जर्मनी के बोटनिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, पादप पर अध्ययन करके क्या बताया कि जो पादप है उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और वो जो कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, ऊतकों का निर्माण करती है। ठीक है, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के थे जूलॉजिस्ट, तो ये स्टडी किन पर करेंगे, जंतुओं पर अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जंतु पर अध्ययन, जंतुओं पर अध्ययन किया। और जंतुओं पर अध्ययन करके इन्होंने क्या बताया कि जंतु की जो सेल है उसके बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसका जो अब नाम है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की जंतु की सेल के बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या बताया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत, वर्तमान में जिसे किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा पतली परत पाई जाती। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट था। और साथ में देखो है तो क्या जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पादपों पर भी अध्ययन किया। और पादपों पर अध्ययन किया जब, तब क्या देखा कि जो पादप सेल है उसके बाहर एक और परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, जो कैसी होती है, दृढ़ होती है। लेकिन वो जो कोशिका भित्ति है वो क्या है कि जंतु कोशिका में क्या होती है, वो अनुपस्थित। तो जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका उसमें मेन डिफरेंस किस बात का होता है, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाती है और जंतु कोशिका में क्या होती है, वो अनुपस्थित। ठीक है, तो इन्होंने किस पर अध्ययन किया, इन्होंने पादपों पर भी अध्ययन किया और बताया कि पादप कोशिका के बाहर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है। दृढ़ आवरण, दृढ़ आवरण वो क्या होता है, सेल वॉल, दृढ़ आवरण पाया जाता है। जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो कि जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका मेन डिफरेंस किस बात का होता है, किस बात का होता है, सेल वॉल का। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो दोनों साइंटिस्ट वो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही जगह के नहीं है। देखो अलग अलग देश के और काम भी अलग अलग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या है कि थियोडोर स्वान ने अपनी एक हाइपोथेसिस दे डाली। हाइपोथेसिस क्या दी इन्होंने, तो थियोडोर स्वान ने क्या दी, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस या अवधारणा का मतलब होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि या मेरा ऐसा मानना है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पादप व जंतु कोशिका एवं उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं।
ठीक है, जो उत्पादक है, ठीक है, तो उसके उत्पाद से मिलकर क्या होते हैं, बने। तो उत्पाद का यहाँ पर मतलब है टिश्यू, उत्पाद का यहाँ पर मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। अब देखो हाइपोथेसिस तो इन्होंने दे डाली, तो हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है। तो इनकी हाइपोथेसिस को किन्होंने पढ़ा, मैथ्यू सेल्डन ने पढ़ा। तो मैथ्यू सेल्डन ने पढ़ा देखो, और बताया कि किनको, थियोडोर स्वान को, कि देखो तूने हाइपोथेसिस तो दे डाली, लेकिन तेरी जैसी जो हाइपोथेसिस है वो तो पता नहीं किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या मानना है। जैसे मेरा भी मानना है कि भाई बंदर के 3 पैर होते हैं, तो तेरी हाइपोथेसिस का मतलब क्या रहेगा, तो मैं तेरा क्या करता हूँ, समर्थन। तो इन्होंने क्या किया, इनका समर्थन किया और बताया कि मैं करता हूँ तेरा समर्थन, और तू तेरी जो हाइपोथेसिस है इसको छाप दे सेल थ्योरी के नाम से। तो मैथ्यू सेल्डन ने समर्थन किया थियोडोर स्वान का, और थियोडोर स्वान ने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को सेल थ्योरी के नाम से छाप दिया। और साथ में जो सेल थ्योरी जब छापी तो इन्होंने जब इनका समर्थन किया था, तो वो सेल थ्योरी में इनका भी नाम क्या करवा दिया, एड। तो जो सेल थ्योरी है वो मिलकर के किन 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 ने दी, जो सेल थ्योरी है, ठीक है, तो इनको समर्थन करने के बाद में क्या दी गई, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किन किन साइंटिस्ट ने थी, गिवन बाई मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ठीक है। जब समर्थन किया तो इनका भी नाम क्या करवा दिया इसमें, हेड। और सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय, मतलब कि सभी जीव जो मिलकर के बने होते हैं, सेल एंड देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन क्या है यहाँ पर, टिश्यू, कि जो सभी जीव है वो कोशिका और उसके उत्पाद से क्या हो, मिलकर के बने होते हैं। तो ये क्या है, सेल थ्योरी। लेकिन देखो इसमें एक कमी है, सेल थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत कर दी, जब प्रस्तुत की साइंटिस्ट के सामने, तो देखो जब हम छोटे थे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर सेल का नंबर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब बड़े हुए तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो जीव में कोई भी जो काम होता है वो काम कहाँ पर होता है, सेल के स्तर पर होता है। मतलब जब जीव में वृद्धि हुई तो वृद्धि किस में हुई होगी, सेल में, और सेल के नंबर में। तो देखो कि साइंटिस्ट ने ऐसे पूछा इनसे कि जो चलो मान लिया कि भाई आपकी थ्योरी है ऐसी, भाई ठीक है, लेकिन जो नई कोशिका है वो कहाँ से आएगी फिर। जब छोटे थे जब सेल का नंबर तो क्या था, कम था, लेकिन जब बड़े हुए जब सेल का नंबर क्या बढ़ा, तो फिर ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो नई कोशिका है उनका निर्माण कैसा होता है, वो नई कोशिका कहाँ से आती है। तो ये इनकी एक जो है क्या रही थी कमी, जो ये सेल थ्योरी है ये समझाने में क्या रही, असमर्थ, कि जो नई सेल है वो कहाँ से आती है। तो यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ रहा कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है, नई सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह सिद्धांत ये समझाने में असमर्थ रहा कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो क्या थी, सेल थ्योरी। तो इनकी कमी ये जो रही, तो इनकी कमी को पूरा किया जो दूसरे एक और तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो आप क्या करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड में हट जाऊँ तो आप इसको पॉज मारो और नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करता हूँ।
ठीक है। तो जो तीसरे साइंटिस्ट है वो है रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने जो अपना ये काम है ये किया था 1855 में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने अपना ये काम किया था 1855 में। तो जो कमी रह गई थी सेल थ्योरी में, जो मैथियस शील्डन और थियोडोर स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें जो कमी थी क्या, कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है, तो उसका जो जवाब देने के लिए तीसरे जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे, रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिका है उनका निर्माण ऐसे होता है कि जो पहले जो कोशिका थी वो क्या करती है, डिवाइड करती, और डिवाइड करके क्या करेगी, नई कोशिका का निर्माण करेगी। मान लो कि एक कोशिका है तो एक कोशिका के कितने भाग हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे, तो एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण हो गया, दो कोशिका। तो फिर वो दो कोशिका आगे चल करके वापस क्या करेगी, डिवाइड, तो दो से फिर कितनी कोशिका बनेगी, चार। लेकिन इनका एक स्टेटमेंट था कि ओमनीस सेलूल ई सेलुला, ओमनीस सेलूल ई सेलुला। उस स्टेटमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण पूर्ववर्ती मतलब पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी थी ये जो सेल थ्योरी में कमी थी उस कमी को इन्होंने पूरा कर दिया। और फिर मैथियस शील्डन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट को मिलाकर के फिर क्या दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में किसको भी ऐड कर दिया गया, रुडोल्फ विर्चो को। तो पहले स्टेटमेंट ये था कि जो सभी जीव है वो कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं, ये तो पहले का स्टेटमेंट था। लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या ऐड कर दिया गया कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ओमनीस ओमनीस सेलूल ई सेलुला, ओमनीस सेलूल ए सेलुला। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कैसे, कि मान लो कि जो सेल थी, पहले एक सेल थी, तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, मतलब विभाजन करेगी, और विभाजन करके क्या करेगी, न्यू सेल फॉर्म, नई कोशिका का क्या करेगी, निर्माण। ठीक है, तो ये रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था, ओमनी सेलुल ई सेलुला, कि मतलब जो सेल, नई सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो फिर इनको रुडोल्फ विर्चो को मिलाकर के क्या दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या ऐड कर दिया गया, रुडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट तो कौन सा था, जो उन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था पहले, कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद का मतलब है टिश्यू से मिलकर बने होते। ठीक है, और जो दूसरा स्टेट मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या ऐड कर दिया गया, कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से होता है। तो ये क्या थी, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई, सेल थ्योरी समझ में आ गई। लेकिन सेल, अब उसके बाद में आता है कि एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद।
अपवाद का मतलब क्या कि ऐसे जीव जिन पर जो सेल थ्योरी दी गई है इनके स्टेटमेंट है वो लागू नहीं होते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि एक्सेप्शन, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन पहले तो देखो वायरस, ही विरोइड और प्रियोन्स, वायरस विरोड और प्रियोन्स। तो पहली बात तुम्हें तो मैं बता दूं कि जो वायरस विरोड और प्रियोन्स जो है इनमें सेल जैसा कुछ पाया ही नहीं जाता, इनमें सेल ही नहीं होती। अब सेल ही नहीं है तो इन पर जो सेल थ्योरी वो लागू कैसे होगी। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो देखो एक चैप्टर आएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो 11th की एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी उसका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आखिर में आता है वायरस विरोड और प्रियोन्स। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ोगे वायरस और विरोड्स और लाइकेन है प्रियोन्स जो है उनमें क्या होता है सेल ही नहीं पाई जाती। अब सेल ही नहीं पाई जाती है तो वहाँ पर सेल थ्योरी भी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन तो ये तो मैं आपको एक नोट और बता रहा हूँ कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट क्या है कि वो जो एक कोशिकीय जीव है उनको भी क्या मानते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कैसे, देखो कोशिका सिद्धांत क्या कहती है कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद मतलब टिश्यू उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। अब जो एक कोशिकीय जीव है उसमें तो कोशिका ही एक है, तो उसमें तो टिश्यू नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या हुई सेल थ्योरी का अपवाद। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको अपवाद मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसको अपवाद नहीं मानते। ये पहले से क्लियर कर देता हूँ, तो मैं इसको नोट डाल करके लिख रहा हूँ। तो कुछ वैज्ञानिक प्रोकैरियोट्स तथा एक कोशिकीय जीवों को कोशिका सिद्धांत का अपवाद, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि कुछ वैज्ञानिक जो प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय जीवों को तो अपवाद मानते ही हैं, लेकिन साथ में ऐसे जीव जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता या फिर ऐसे जीव जिनकी जो सेल है उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म या फिर एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म जिनमें एक तो न्यूक्लियस नहीं होगा और दूसरे ऐसे जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो वो भी क्या है कि सेल थ्योरी के अपवाद माने जा सकते हैं। एक कोश के जीवों को तथा बहुकेंद्रकीय व अकेंद्रीय का एक एग्जाम्पल आता है आरबीसी अकेंद्रकीय जीवों को अकेंद्रीय कोशिका को सेल थ्योरी का अपवाद मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सेल थ्योरी के अपवाद। तो यहाँ पर हमारी सेल थ्योरी खत्म हुई। देखो पहले तो हमने क्या देखा, इस सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एम स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो स्लाइडेन ने तो अपना काम किया था 1838 में। ये क्या थे, जर्मनी के बोटनिस्ट थे और इन्होंने क्या बताया कि जो सभी प्लांट्स है वो विभिन्न प्रकार की कोशिका और उसके प्रोडक्ट्स मतलब ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट है थियोडोर स्वान, वो क्या थे, ब्रिटिश के क्या थे, जूलॉजिस्ट। तो उन्होंने अपना काम किया था 1839 में और उन्होंने एनिमल्स पर स्टडी करके क्या होता है कि एनिमल की सेल के बाहर क्या पाई जाती है, एक पतली परत पाई जाती है जिसे आज के किस नाम जानते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स पर भी स्टडी की और प्लांट्स पर स्टडी करके क्या बताया
कि प्लांट की सेल के बाहर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वो कोशिका भित्ति एनिमल की सेल में क्या होती है, एब्सेंट। तो ये मेजर डिफरेंस था। तो इन्होंने दी फिर अपनी हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस का समर्थन किया कि किन्होंने किया, स्लाइडेन, और फिर क्या दी गई, सेल थ्योरी। लेकिन उस सेल थ्योरी का एक कमी थी, वो क्या थी, ये समझाने में असमर्थ थी कि जो नई कोशिका उसका निर्माण कहाँ से होता है। तो उसको समझाया कि इन्होंने फिर रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुल ई सेलुला, मतलब जिसका मीनिंग होता है हिंदी में कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कैसे, डिवीजन से। तो फिर रुडोल्फ विर्चोव की स्टेटमेंट को मिलाकर क्या दे दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे वीरोइड्स, वायरस और प्रियन, इनमें सेल ही नहीं पाई जाती। लेकिन जो कुछ वैज्ञानिक है जो प्रोकैरियोटिक सेल, एक कोशिकीय जीवों को, या फिर ऐसी सेल जिनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, या फिर ऐसी सेल जिनमें केंद्रक होता ही नहीं, इनको भी क्या मानते हैं, सेल थ्योरी का अपवाद। तो हमारे यहाँ पर सेल थ्योरी खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। और क्या शुरू करेंगे हम, साइज एंड शेप। थैंक यू वेरी मच।